वेलकम। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की कि वर्ल्ड बैंक क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें इसकी हिस्ट्री भी आएगी। इसके अलावा इसके मेंबर्स कितने हैं और उनके पास वोटिंग पावर कितनी है। इसके अलावा इसके पर्पस क्या है और इसके फंक्शन क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड बैंक शाया करता है। इसके अलावा 1947 से लेकर अब तक इसने क्या अहम काम किए। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के मेजर गोल्स क्या हैं जो काफ़ी अहम है, इसको देखेंगे। इसके अलावा पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजीज ये क्या होती हैं और इसको कैसे नाफिज किया जाता है, इस चीज़ को देखेंगे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी और सबसे आखिर में क्रिटिसिज्म कि वो कौन सी बुनियादी वजूहत हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक के ये हेडक्वार्टर्स हैं वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो इसी तरह वर्ल्ड बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका बुनियादी काम प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स हैं कि जो दुनिया में गरीब कंट्रीज़ हैं उनको ये लोन देता है, कर्जे देता है और ग्रांट्स देता है। ठीक है, लोन और ग्रांट में फ़र्क ये होता है कि लोन पे इंटरेस्ट रेट होता है और ग्रांट पे इंटरेस्ट रेट नहीं होता। तो वर्ल्ड बैंक ये दोनों किस्म के देता है कि बगैर इंटरेस्ट रेट के भी और इंटरेस्ट रेट पर भी, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट होता है ये बहुत कम होता है। इसके अलावा पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, बेसिकली वर्ल्ड बैंक की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में बेसिकली 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसे आईएफसी कहा जाता है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एमआईजीए, इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स आईसीएसआईडी। तो बुनियादी तौर पर वर्ल्ड बैंक की ये 5 बुनियादी रुकन है जिसमें से पहले 2 जो हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को मिला के बोला जाता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो बाकी तीनों को निकाल के पहले 2 को वर्ल्ड बैंक बोला जाता है और इन 5 को मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है। वर्ल्ड बैंक जब बनाया गया तो उसका बुनियादी मकसद था रिड्यूस पॉवर्टी एंड एनहांस प्रोस्पेरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि गुर्बत को कम किया जाए, खुशहाली को बढ़ाया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इमारतें बिल्डिंग्स वगैरह आती हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा तामीर किया जाए ताकि रेवेन्यू इकट्ठा करने के और एम्प्लॉयमेंट के मिसाल ये ख़त्म हो। तो यही चीज़ वर्ल्ड बैंक को बाकी तमाम इंस्टीट्यूशन से डिफ्रेंशिएट करती है कि वर्ल्ड बैंक का स्पेसिफिक ख़ास काम होता है कि वो रिड्यूस पॉवर्टी, कि वो दुनिया में गुर्बत को कम करने पर ज़्यादा फोकस करता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो वर्ल्ड बैंक का बुनियादी काम पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक है। इसके अलावा अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड वार 2 के बाद जब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, तो जिसमें बेसिकली वर्ल्ड वार 2 के बाद जो दुनिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, मॉनेटरी सिस्टम होगा, इसको डिस्कस किया गया जिसमें वर्ल्ड बैंक क्रिएट किया गया अलॉन्ग विद आईएमएफ। आईएमएफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो आईएमएफ का बुनियादी काम दुनिया को कर्जे ही देना था। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का भी बेसिक काम यही है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि वर्ल्ड बैंक प्योरली दुनिया में गुर्बत कम करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर काम करता है, जबकि आईएमएफ का काम किसी भी कंट्री को जब वो लोन देता है तो उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उसको वो इन्फ्लुएंस करता है। मतलब पूरे कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होंगी उसको आईएमएफ डील करेगा, लेकिन गुर्बत से मुतल्लिक जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसको वर्ल्ड बैंक डील करेगा। तो इस वक्त ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक को क्रिएट किया गया। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का बुनियादी काम 8 बुनियादी चीज़ों पर फोकस करना है जिसमें पॉवर्टी आती है, एजुकेशन आती है, ग्लोबल इक्वलिटी आती है कि अमीर और गरीब कंट्रीज़ के दरमियान जो डिफरेंस है उसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा चाइल्ड मोर्टेलिटी के कम उम्र में जो बच्चे मर जाते हैं, मैटरनल हेल्थ के पैदाइश के वक्त जो माँओं की अमवात हो जाती हैं उसको। इसके अलावा इन्वायरमेंट एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के दुनिया में जो बड़े इकोनॉमिक पावर्स हैं, बड़े जो कंट्रीज़ हैं इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान जो ग्लोबल पार्टनरशिप है उसको कायम किया जाए। इसके अलावा वोटिंग पावर एंड मेंबर्स के, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा तफसील से आगे बताऊंगा कि इसके अलावा हेड ऑफ़ वर्ल्ड बैंक ये हमेशा से एक अमेरिकन रहा है और यही बुनियादी वजह है वर्ल्ड बैंक पर क्रिटिसिज्म की कि शुरू से लेके 1945 से लेके अब तक वर्ल्ड बैंक के जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं वो सारे के सारे अमेरिकन ही थे। इसके अलावा फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यह भी वर्ल्ड बैंक का बुनियादी काम है। इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स ये वर्ल्ड बैंक बाकायदा तौर पर शाया करता है और अक्सर हम सुनते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लाँ चीज़। तो ये कौन कौन सी चीज़ें इसको हम आगे देखेंगे। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन था, आइए इसको आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेंबर्स एंड वोटिंग पावर की कि इसके मेंबर्स कितने हैं और वोटिंग पावर कितनी है। तो वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करने के लिए पहले आपको ज्वाइन करना होता है आईएमएफ। आईएमएफ के बारे में आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं
तो जितने भी मेंबर IMF के होंगे और वही सिर्फ वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन कर सकते हैं। तो IMF के इस वक्त मेंबर जो हैं वो 189 है, ठीक है। लिहाजा वर्ल्ड बैंक के मेंबर भी 189 है। लेकिन वर्ल्ड बैंक, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, कि जिसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आता है। तो जितने भी कंट्रीज़ IMF के मेंबर्स हैं वो IBRD के मेंबर होंगे और इसके बाद फर्दर वो IDA की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो IBRD के मेंबर्स 189 हैं और IDA के मेंबर 173 हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करने के लिए आपको एक लाजमी सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी होती है, जो इक्वल टू 88.29 ऑफ द कोटा अ कंट्री पे टू IMF। तो IMF में मैंने आपको बताया था कि जितने भी कंट्रीज़ IMF के मेंबर्स हैं वो एक ख़ास कोटा पे करते हैं IMF को। मसलन जिस कंट्री का जितना इकोनॉमिक साइज़ होगा उस हिसाब से उसका कोटा भी होगा। जिस तरह अमेरिका सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, लिहाजा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी IMF में अमेरिका करता है। इसी तरह जो कम कंट्रीब्यूटिंग कंट्री है, जिनकी इकोनॉमी स्मॉल है, वो कम कोटा पे करते हैं। तो कोई भी कंट्री जब वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करेगा तो IMF को जितना वो कोटा पे करता है उसका 88.29% वो वर्ल्ड बैंक को पे करेगा। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के जो शेयर्स हैं मुख्तलिफ शक्लों में, चाहे वो बॉन्ड्स की शक्ल में, चाहे उसने पैसा इन्वेस्ट किया या जैसे भी, वो उस कंट्री को 195 वर्ल्ड बैंक शेयर्स जो हैं वो उसको परचेज़ करने होते हैं। और इसमें एक शेयर जो होता है वो 1 लाख वो तकरीबन 1,20,000 का बनता है। और अगर हम 1,20,635 को मल्टीप्लाई करें 195 से तो ये तकरीबन 28 मिलियन US डॉलर्स बनते हैं। लिहाजा एक तो आपको 88.29% सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी होती है जो IMF कोटा के इक्वल होगी। इसके अलावा 28 मिलियन के आपको शेयर परचेज़ करना होते हैं। इसके अलावा अगर आप वोटिंग पावर की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वर्ल्ड बैंक में भी और IMF में भी जो कंट्री जितना ज़्यादा इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करता है उतनी ज़्यादा उसकी वोटिंग पावर होती है। तो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड बैंक में, लिहाजा उसके पास जो वोट्स हैं वो 15.85% है, ठीक है। इतने ज़्यादा वोट्स अमेरिका के पास हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जापान के पास 6.84 है, ठीक है, आधे से भी कम। इसके अलावा चाइना के पास 4.42, जर्मनी 4%, इंडिया 2.9%, रशिया 2.77, सऊदी अरेबिया 2.77। तो आप देख सकते हैं कि जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी उतने ज़्यादा आपको वोट्स मिलेंगे। तो यही बुनियादी वजह वर्ल्ड बैंक पर भी क्रिटिसिज्म की, इसको हम आगे देखेंगे सबसे लास्ट में। इसके अलावा ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वोटिंग पावर इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक साइज़ ऑफ एनी पार्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो यही बुनियादी वजह है इसकी क्रिटिसिज्म की, इसको हम सबसे आखिर में देखेंगे कि किस तरह ये बुनियादी वजह है क्रिटिसिज्म की। तो ये इसके मेंबर्स एंड वोटिंग पावर थी। इसके बाद हम इसके पर्पज़ एंड फंक्शन देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने लिखा हुआ है कि 2030 तक उसके 2 बुनियादी पर्पज़ हैं, जिसमें सबसे पहले तो होता है रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है, कितनी कि पूरी दुनिया में जो लोग लेस दैन $1.90 कमाते हैं, ठीक है, वो 3% से कम हो। लिहाजा वर्ल्ड बैंक का ये गोल है कि 2030 तक $1.90 से कम जितने भी लोग कमाते हैं वो 3% से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, के खुशहाली को बढ़ाया जाए, जिसके लिए दुनिया में 40% ग्रोथ जो है एवरी कंट्री की उसको इंक्रीज़ किया जाए। तो ये 2 बुनियादी पर्पज़ हैं वर्ल्ड बैंक के 2030 तक। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो बुनियादी इन्वेस्टमेंट करता है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, उसमें एजुकेशन आती है, हेल्थ आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, जिसमें बुनियादी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अलावा पॉवर्टी है, इसके अलावा आप हेल्थ को कह सकते हैं। इन 2 चीज़ों पर वर्ल्ड बैंक बहुत ज़्यादा फोकस करता है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक गिव लोन विद ऑफरिंग एडवाइस प्लस ट्रेनिंग टू प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अब यही चीज़ बाद में क्रिटिसिज्म का बायस भी बनती है कि जब भी वर्ल्ड बैंक या IMF कंट्रीज़ को लोन देते हैं या पैसा देते हैं तो साथ में एडवाइस एंड ट्रेनिंग, ठीक है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है ऑफरिंग एडवाइस प्लस ट्रेनिंग। तो बेसिकली ये ऑब्लिगेटरी होती है कि एक तो आप पैसा देंगे, पीछे से आप बताएंगे भी कि इसको कहाँ पे खर्च करना है, कैसे खर्च करना है और किस तरीके से आपने इसको आगे लेके चलना है। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक 6 चीज़ों पर बुनियादी फोकस करता है, जिसमें ओवरकम पॉवर्टी बाय एनहांसिंग ग्रोथ। इसके अलावा हेल्प कंट्रीज़ इमर्ज फ्रॉम वार, कि इसके बारे में कहा जाता है कि जंग से निकल के जब भी कोई कंट्री आता है तो वो उसमें अक्सर लोग गरीब होते हैं, तो जंग गुर्बत पैदा करती है, तो इस चीज़ को कम किया जाए। इसके अलावा प्रोवाइड कस्टमाइज सोल्यूशन टू हेल्प, ठीक है, जिसमें किसी चीज़ को डिटरमाइन किया जाता है कि ये मसला है, लिहाजा उसको हल किया जाए। इसके अलावा फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 2030 तक तकरीबन 100 मिलियन जो लोग हैं वो गुर्बत की लाइन से नीचे आ सकते हैं, कि वो गरीब हो सकते हैं, लिहाजा इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। इसके अलावा वर्क विद अरब लीग, के अरब लीग में जो काम हो रहा है उसमें एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइक्रो लोन टू स्मॉल बिजनेस, इस चीज़ पर काम किया जाए।
इसके अलावा शेयर इट्स एक्सपर्टाइज विद डेवलपिंग कंट्रीज़ के इसके जो एक्सपर्टाइज़ है उसको जो तरक्की कर रहे हैं कंट्रीज़ उसके साथ शेयर किया जाए। इसके अलावा पब्लिश इट्स रिपोर्ट्स, ये तो वो करता ही रहता है। इसके अलावा ऑनलाइन डेटाबेस, तो यही वो बुनियादी पर्पज़ है और फंक्शन है जिस पर वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है और इसको आगे लेके चल रहा है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं जो 160 कंट्रीज़ से हैं। तो ये इसके कुछ पर्पज़ एंड फंक्शन थे। इसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड बैंक शाया करता है। आजकल तो ये काफ़ी फेमस है कि जब भी आपको किसी चीज़ के बारे में कोई डेटा चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो हम अक्सर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स देखते हैं। तो ये इसमें आता है कि प्रोवाइड नॉलेजेबल डेटा फॉर मोर देन 200 कंट्रीज़, के पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं कि 203 से 205 कंट्रीज़ हैं, तो उनके लिए डाटा फ्राहम करता है। इसके अलावा 2010 में इसने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की जिसमें 298 मेजर इंडिकेटर इसने बताए। अब ये कौन से थे, इसमें बुनियादी मैंने लिखती हैं कि इट इंक्लूड क्लाइमेट चेंज, कि जब भी मौसम तब्दील वगैरह होता है कैसे हो रहा है या किस तरह से आगे होगा, इसके बारे में इंडिकेशन देता है। इसके अलावा हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, के हम सुनते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लाँ कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी है, फ़लाँ शहर की इतनी है, इस तरह से। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में रिपोर्ट्स देता है। इसके अलावा लेबर के बारे में, इनकम एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डेप्ट पॉलिसी। इसके अलावा पॉवर्टी, गुर्बत के बारे में, जेंडर एंड इफेक्टिवनेस। इसके अलावा बिजनेस, एग्रीकल्चर एंड फाइनेंशियल एरिया। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके बारे में ये स्टैटिस्टिक्स देता है और रिपोर्ट्स शेयर करता है और बताता है कि इसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, और प्रेडिक्शन करता है कि आइंदा किस तरह की सूरत हाल होगी, सिचुएशन होगी। तो ये इसकी स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स वगैरह थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 1947 से लेकर अब तक इसने क्या काम किया। तो सबसे पहले तो उसका बुनियादी, जब इसे बनाया गया तो उसका बुनियादी फोकस यूरोपियन कंट्रीज़ पर था, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि जब कोल्ड वार शुरू हुई तो उसमें यूरोप के लिए एक मार्शल प्लान रखा गया कि जिसमें अमेरिका ने तकरीबन 13 बिलियन US डॉलर्स की एड दी पूरे यूरोप। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि उस दौर में कोल्ड वार चल रही थी, तो अमेरिका ने कुछ फ्रांस पर कंडीशंस लगाई कि उसकी गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जितने भी उसके लोग हैं उसको निकाले। इसके अलावा इसको जहाँ जहाँ पर पैसा खर्च किया गया उस पर ख़ास तरह से नज़र रखी गई कि किस तरह पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि बाद में पैसा दिया है तो फिर वापस भी लेना है। तो ये सारी कंडीशंस भी साथ में रखी गई और आज भी यही लगाई जाती हैं। इसके अलावा 1974 से लेकर 1980 तक बैंक ने ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ पर फोकस करना शुरू किया। ठीक है, इसके अलावा डेप्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ रोज़ टू 20%। यही चीज़ फिर बुनियादी इसके क्रिटिसिज्म का भी बायस बन जाती है, इस पर तनकीद का भी बायस बनती है। इसको हम फिर वही आखिर में देखेंगे कि बेसिकली कर्ज़ा भी दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कर्ज़ा दिया जाता है, कर्ज़ा देने पर ज़्यादा फोकस होता है, जबकि कंट्रीज़ अक्सर वापस नहीं दे पाते, उनका कर्ज़ा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और फिर इसी को एक नियो कॉलोनियलिज़म कहा जाता है कि 1947 से पहले या इससे पहले तो खुद डायरेक्ट अंग्रेज़ रूल करता था, वेस्ट रूल करता रहा, और अब IMF के ज़रिए, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए ये दुनिया पर रूल कर रहा है। तो बेसिकली पहले आसान शराइत पर, आसान चीज़ों पर ये कर्ज़ा दे देते हैं, बाद में कंट्रीज़ वापस नहीं कर पाते, तो कर्ज़ा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और फिर बाद में वो अपनी मर्ज़ी से उन पर अपने हुक्म वगैरह चलाते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं कि कर्ज़ा डेवलपिंग कंट्रीज़ पर फोकस किया लेकिन वो पैसे वापस ना कर सके और कर्ज़ा बढ़ता रहा। इसके अलावा ड्यूरिंग 1980s स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आ गए। ठीक है, इस दौर में ऑयल क्राइसिस भी चल रहे थे, पूरी दुनिया में ऑयल की कीमतें ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा थी दुनिया में। तो वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिए कि पैसा देने के साथ साथ एक प्रोग्राम, एक इकोनॉमिक पॉलिसी दी जाती जो उस कंट्री को अप्लाई करना होती है। इसकी बुनियादी वजह भी मैंने लिख दी है कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की बुनियादी वजह कि कंट्रीज़ नॉट एबल टू पे बैक, कि वो पैसे वापस करने के काबिल नहीं थे, जिसकी वजह से इसको शुरू किया गया। इसके अलावा 1989 टू प्रेजेंट, ठीक है, वर्क टू स्टॉप ओजोन लेयर। इसके अलावा 1991 में वर्क टू प्रोटेक्ट डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, कि जिसमें जंगलात को काटा जाता है और वहाँ पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक को इस सिलसिले में भी अमेज़न के इलाके में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वहाँ के जो जंगलात हैं उसको काट कर इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से माहौल पर बहुत ज़्यादा इसका असर हो रहा है। तो इसने बाद में इस पर पाबंदी भी लगाई। ठीक है, नॉट फाइनेंस एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, अमेज़न के इलाके में ख़ास तौर पर, कि जिसमें जंगलात को ना काटा जाए, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो माहौलियात पर असरात हो रहे हैं इसको रोका जाए। इसके अलावा ट्राइज टू कंट्रोल डिजीज़ लाइक HIV एड्स। HIV एड्स क्या होती हैं ये आप अलहदा से देख सकते हैं। तो इन बीमारियों पर, इसके अलावा मलेरिया पर इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि इसको कम से कम किया जाए और रोका जाए।
इसके अलावा 2010 में वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया वार ऑन एड्स के इसके ख़िलाफ़ जंग लड़ी जाएगी। इसके अलावा 2018 में इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से जो कर्ज़ा लिया वो 859 मिलियन यूएस डॉलर्स का था और चाइना ने जो कर्ज़ा लिया वो 370 मिलियन यूएस डॉलर्स का था। तो ये इसकी एक मुख्तसर हिस्ट्री थी 1947 से लेके अब तक। इसके बाद आता है मेजर गोल्स के इसके बुनियादी काम क्या हैं, इसके मकसद क्या है। तो सबसे पहले तो आता है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर कि दुनिया से इसको ख़त्म किया जाए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पॉवर्टी ने फेल किया, लेकिन अफ्रीका में ये लगातार इंक्रीज़ कर रही है और ये कहा जाता है कि तकरीबन 90% जो दुनिया के अंडर न्यूरिश्ड चिल्ड्रन हैं जिनको कम से कम खाना मिलता है और भूख की वजह से वो मरते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में पॉवर्टी इंक्रीज़ कर रही है जबकि ओवरऑल बाकी पूरी दुनिया में कम हुई है। इसके अलावा 90% ऑफ वर्ल्ड अंडर न्यूरिश्ड चिल्ड्रन कि जिनको कम खाना मिलता है और खाने की वजह से उनकी मौत होती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अफ्रीका में रहते हैं। तो अफ्रीका में पॉवर्टी ज़्यादा हो रही है जबकि ओवरऑल कम हुई है। इसके अलावा यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन ये कहा जाता है कि 1991 में ये 80% थे और 2005 में ये 88% हुए जो प्राइमरी स्कूल के चिल्ड्रन हैं। तो ये काफ़ी इंक्रीज़ कर रहा है कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। इसके अलावा प्रमोट जेंडर इक्वलिटी के वर्ल्ड बैंक वर्क फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड प्रमोट शेयर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के औरतों को कम चूँकि सैलरीज वगैरह दी जाती हैं, तो इस चीज़ को कम करने के लिए इक्वलिटी लाने के लिए ये वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है। इसके अलावा रिड्यूस चाइल्ड्स मोर्टेलिटी के कम उम्र में जो बच्चे मर जाते हैं, तो मोर दैन 10 मिलियन चिल्ड्रन डाइड अंडर द एज ऑफ 5 इन 2005 के 2005 में तकरीबन 10 मिलियन बच्चे 5 से कम उम्र में मर गए। तो इस चीज़ को कम करने के लिए वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है। इसके अलावा इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ के पैदाइश के वक्त जो माओं की अमवात होती है उसको कम किया जाए। आलमोस्ट ऑल वुमेन हु डाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ आर अफ्रीकन एशियन। तो पूरी दुनिया में जो पैदाइश के वक्त औरतें मरती हैं वो अफ्रीका से और एशिया से होती हैं, बाकी दुनिया में वो सेफ़ होती हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है। इसके अलावा कॉम्बैट HIV एंड एड्स, ये जो दो बड़ी बीमारियां मेजर, इसको कॉम्बैट करने के लिए तो एड्स ये डिक्लाइन कर रही है जबकि HIV ये इंक्रीज़ कर रही है। इसके अलावा 300 से 500 मलेरिया के केसेस हर साल में आते हैं और ये ज़्यादातर अफ्रीका में होते हैं। तो इस चीज़ों पर वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है। इसके अलावा इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, जिसमें डिफॉरेस्टेशन आता है कि जो अमेज़न के जंगलों में जंगलात को काट काट कर, दरख्तों को काट कर बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो इस चीज़ को अब कम किया जा रहा है। इसके अलावा डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट के कोलैबोरेशन ऑफ डोनर्स विद डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो कंट्रीज़ पैसा देते हैं, कर्जा देते हैं, या जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं उनका इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज़ के साथ जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनमें जो कोलैबोरेशन है, ग्लोबल पार्टनरशिप है और डेवलपमेंट है, इस चीज़ को कम किया जाए। तो ये बुनियादी मेजर गोल्स हैं वर्ल्ड बैंक के जिस पर यह काम कर रहा है। इसके बाद आता है पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजीज़। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक टू गिव लोन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी IMF या वर्ल्ड बैंक लोन देता है तो पीछे से कुछ कंडीशंस होती हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम होता है। तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिसीव करता है, रिक्वायर करता है उस कंट्री को जिस कंट्री को ये लोन देता है। तो ये डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, इसमें 5 बेसिक प्रिंसिपल्स बेसिकली उस कंट्री ने देने होते हैं जिसने कर्जा लेना होता है। तो उसमें बेसिकली ये वजाहत करता है कि किस तरीके से वो अपने कंट्री में इस पैसे को अप्लाई करेगा जो वो ले रहा है और बाद में किस तरीके से गुर्बत कम होगी। तो उस डॉक्यूमेंट में 5 चीज़ें वर्ल्ड बैंक रिक्वायर करता है कि जो भी वो पॉलिसी बनाएगा गुर्बत को कम करने के लिए वो शुड बी कंट्री ड्राइवन, रिजल्ट ओरिएंटेड, कॉम्प्रिहेंसिव, पार्टनरशिप ओरिएंटेड, इसके अलावा बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो ये बुनियादी वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो वर्ल्ड बैंक रिक्वायर करता है किसी भी कंट्री से कि इस तरीके से वो गुर्बत को कम करे या जो पैसा वो दे रहा है उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करे। अब इसका बुनियादी मकसद क्या होता है कि दिस इनकरेज कंट्रीज़ टू मेक पॉवर्टी फोकस्ड स्ट्रेटजीज़ कि कोई भी कंट्री को जब भी पैसा मिलेगा तो वो जब वर्ल्ड बैंक ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर करेगा तो इससे वो कंट्री सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज़ बनाएगा कि जिससे पॉवर्टी कम हो, ना कि वो उस पैसे को किसी दूसरे कामों में खर्च करे। तो इस तरह ये आप कह लें कि एक चेक एंड बैलेंस वगैरह हो जाता है इसमें। तो ये पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजीज़ थी। इसके बाद इसमें आता है क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी। तो वर्ल्ड बैंक ने डबल इट सेड फॉर क्लाइमेट चेंज फ्रॉम 2.3 बिलियन टू 4.6 बिलियन कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ठीक है, माहौलियात में जो तब्दीली हो रही है उस चीज़ को रोकने के लिए और उस पर फोकस करने के लिए अपनी जो एड है उसको डबल कर दिया 2.3 बिलियन से 4.6 बिलियन। इसके अलावा ये कहा जाता है कि प्री इंडस्ट्रियल एरिया कि जब इंडस्ट्री नहीं थी उससे पहले और अब जो टेम्परेचर है वो 0.8 डिग्री वार्मर है, ठीक है, ये इंक्रीज़ कर गया है और अगले 20 से 30 सालों में ये तकरीबन 2 डिग्री तक इंक्रीज़ कर जाएगा। ये चीज़ हम खुद भी नोटिस कर सकते हैं कि आजकल जो गर्मियाँ, आजकल के दिनों में गर्मियाँ
गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं और सर्दियों के मौसम कम होते हैं, जबकि अगर हम माजी में देखें तो सर्दियाँ और गर्मियाँ तकरीबन बराबर होती थी। तो गर्मी जो है, हीट जो है, ये मुसलसल बढ़ रही है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि आजकल इंडस्ट्री का दौर है और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है और यह माहौल को गर्म करने का बायस बनती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2017 में बैंक अनाउंस्ड दैट इट वुड नॉट फाइनेंस फॉसिल फ्यूल डेवलपमेंट। कि फॉसिल फ्यूल जो आप जानते हैं कि ऑयल होते हैं, कोल होता है जो नीचे से निकलते हैं, और इनको यूज़ करके नेचुरल, ये बेसिकली रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन इनके साथ साथ इनके जो धुआं होता है, इसके अलावा इनके जलने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये माहौल को भी ख़राब करती है और माहौल में जो टेम्परेचर है इसके इजाफे का बायस बनती है। तो लिहाजा 2017 में बैंक ने अनाउंस किया कि इट वो नॉट फाइनेंस फॉसिल फ्यूल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से माहौल जो गर्म हो रहा है, इसकी वजह से माहौल टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई। इसके अलावा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम ये 2010 में लॉन्च किया गया। इसके ज़रिए प्रमोट एग्रीकल्चरल रिसर्च, ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें करने के लिए। इसके अलावा गेव ग्रांट्स टू 40 कंट्रीज़ फॉर सीड्स। ग्रांट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वो पैसा होता है जो आपको वापस नहीं करना होता। लोन वो आपको वापस करना होता है, उस पर इंटरेस्ट भी होता है। तो ग्रांट्स पैसा वापस नहीं करना होता। लिहाजा वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट्स की सूरत में पैसा दिया 40 कंट्रीज़ को कि वो बीज दिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाए। इसके अलावा फंडिंग इंक्रीज फ्रॉम 4 बिलियन टू 6 to 8 बिलियन। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए, दरख्त लगाने के लिए, सीड्स वगैरह लगाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी और पौधे लगाने के लिए जो फंडिंग थी उसको इंक्रीज़ किया गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद सबसे आखिर में हम देखते हैं क्रिटिसिज्म, कि वर्ल्ड बैंक को क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर तो आता है कि इट प्रमोट वर्ल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मिसाल आप ले लें कि जब IMF ने पाकिस्तान को कर्जा दिया तो इन्फ्लेशन सबसे पहले आती है। तो जब भी वर्ल्ड बैंक या IMF किसी भी कंट्री को पैसा देता है तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले जो चीज़ असरअंदाज होती है वो गरीब आवाम होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आती है। अब इसकी वजह क्या होती है कि कंडीशंस होती हैं और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम होता है कि जब भी कर्जा दिया जाता है तो उसके पीछे कंडीशन और SAP स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम लगाया जाता है। अब इसके ज़रिए क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो कम से कम रखा जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। इसके अलावा कम से कम गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है, जो इकोनॉमी होती है इसको लिबरलाइज़ किया जाता है, और टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं। तो टैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से जो बोझ होता है वो आम आवाम पर आ जाता है, चीज़ों की जो कदर होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो पैसा आपने वर्ल्ड बैंक से लिया है या IMF से लिया है वो कल को आपको वापस भी करना है। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए फिर जो इन्फ्लेशन होती है वो इस कंट्री में आ जाती है। तो जिस कंट्री को भी वर्ल्ड बैंक या IMF कर्जा देगा उसमें इन्फ्लेशन लाजमी होगी। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि कर्जा लेके आप अपने मुल्क में जो महंगाई है उसको आम कर लेते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक रिप्रेजेंट 189 कंट्रीज़। ठीक है, 189 कंट्रीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो सिर्फ इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें सरफ़हरिस्त अमेरिका आता है, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, जापान आ जाता है, रशिया आ जाता है। तो ये वो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, क्योंकि बेसिकली वर्ल्ड बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा ये देते हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट ये करते हैं, और इन्हीं का वो पैसा होता है जो गरीब कंट्रीज़ को दिया जाता है, जिसको वो यूज़ करते हैं और आगे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से लेके चलते हैं। तो 189 तो मेंबर्स होते हैं, लेकिन सिर्फ कंट्रोल इनको सिर्फ चंद कंट्रीज़ करते हैं। इसके अलावा अब ये कंट्रीज़ जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो इसकी लीडरशिप चूज़ करते हैं। अब जैसे कि वर्ल्ड बैंक को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इसका शुरू से लेके अब तक जितने भी सदर रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, वो अमेरिका का था। तो भाई जारी बात है कि अमेरिका जब 16% कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे वर्ल्ड बैंक में, 189 टोटल कंट्रीज़ हैं जिसमें 16% सिर्फ अमेरिका कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो फिर उसका फ़ैसला भी तो होगा, उसकी मतलब जो वो कहेगा वो मानना भी पड़ेगा। लिहाजा उसकी जो लीडरशिप है वो अमेरिकन होती है। इसके अलावा सीनियर मैनेजमेंट वो भी ये इकोनॉमिकली जो पावरफुल कंट्रीज़ होते हैं ये तय करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन दिस वे देयर इंटरेस्ट डोमिनेट। तो जारी बात है कि जब आप पैसा देंगे, इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करेंगे, तो आपके जो इंटरेस्ट होंगे, जारी बात है कि अगर मैंने किसी को कोई पैसा दिया है तो पीछे मेरा भी कोई इंटरेस्ट है, और जिसने पैसा लिया उसके पीछे उसका इंटरेस्ट है। तो लेकिन जो पैसा देता है हमेशा उसका इंटरेस्ट डोमिनेट करता है, क्योंकि वो अपनी बातें मनवा लेता है, अपनी कंडीशन मनवा लेता है, क्योंकि जिसने लेना होता है उसको ज़रूरत होती है। तो इसी तरह जो गरीब मुल्क होते हैं वो इस चीज़ में, इस चक्कर में फंस जाते हैं, और जब एक दफ़ा कर्ज़ा ले लिया जाता है फिर मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी कंट्री ने वर्ल्ड बैंक या IMF से कर्ज़ा लिया हो और अब तक उसका हिसाब चुकता हो और वह बराबर हो, बल्कि ये दुनिया जो होती है, गरीब कंट्रीज़, ये इस सूद के चक्कर में, इस इंटरेस्ट के चक्कर में हमेशा फंसे रहते हैं और कभी इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो ये इसका एक बुनियादी क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा अनइक्वल वोटिंग पावर, ये पहले पॉइंट्स
से रिलेटेड है कि जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जितनी ज़्यादा आप इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करेंगे उतने ज़्यादा आपके पास वोटिंग पावर होंगे। तो वर्ल्ड बैंक में और IMF में भी एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, ठीक है, जिसको 25 कंट्रीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने IMF में बताया था कि इसमें जो 7 कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका, इसके अलावा रशिया, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, ये जो 7 बड़े बुनियादी कंट्रीज़ हैं जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, इनकी तरफ से एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, जबकि बाकी जो 18 कंट्रीज़ हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं बाकी जो पूरी दुनिया है। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ रीजन्स होते हैं, जिस तरह इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारा जो एशियन इंडियन ओशन है इसमें एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओशन से, तो इसी तरह पूरी दुनिया को मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड किया जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। लेकिन जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उससे सिर्फ एक होगा, मतलब एक कंट्री से एक, जबकि बाकी जो गरीब कंट्रीज़ हैं वो 5-6 बल्कि 30-30 कंट्रीज़ का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो ये इस तरह से इसकी अनइक्वल वोटिंग पावर बनती है। इसके अलावा डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट, प्राइवेटाइजेशन, ये बेसिकली वो कंडीशंस हैं जो लगाई जाती हैं जब भी किसी कंट्री को लोन दिया जाता है कि वो इकोनॉमिकली लिबरलाइजेशन लेके आएगा, ठीक है, गवर्नमेंट की कम से कम इंटरवेंशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस आवाम पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो मार्केट है उसको फ्री किया जाएगा। तो इससे बेसिकली प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होती है, डीरेगुलेशन होती है, जिस तरह अयूब खान के दौर में हुई थी, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा थी। तो इससे बेसिकली कंट्री डेवलप तो होता है, आगे तो बढ़ता है, लेकिन स्टेट के पास कुछ नहीं होता। स्टेट कुछ ऑन नहीं करती, जो वो ऑन करती है वो बस डीरेगुलेट कर दिया जाता है, प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। और इसमें बुनियादी बात यह है कि जो चीज़ें प्राइवेटाइज की जाती हैं वो बुनियादी तौर पर जो गैर मुल्की कंपनीज़ होती हैं वो उसको परचेज़ करती हैं। मसलन पाकिस्तान में अगर किसी चीज़ को प्राइवेटाइज किया गया है तो लाजमी नहीं है कि वो पाकिस्तान का ही कोई बंदा ख़रीदे, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि वो गैर मुल्की कंपनीज़ उसको परचेज़ करती हैं और फिर वो रन करती हैं, तो अपने मुल्क से पैसा निकाल के फिर वो बाहर लेके जाती हैं। तो इस तरीके से ख़ुद उसी मुल्क को नुकसान होता है। इसके अलावा अमेरिकन हेड ऑफ बैंक, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा से 1945 से लेकर 2019 तक जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट रहा है वो हमेशा अमेरिकन रहा है। अब इसकी वजह भी वही ये इन 2 पॉइंट्स में आती है कि आप इकोनॉमिकली ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो फिर आप ही फैसले करेंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ये बात हो चुकी है। इसके अलावा कंडीशनल रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट, ये भी मैंने यहाँ पर आपको बात बताई थी। इसके अलावा पुअर कंट्रीज़, एजुकेशन, हेल्थ ऑन होल्ड टू पे बैक, जो गरीब कंट्रीज़ होती हैं उनको पैसा वापस करने के लिए उनके जो एजुकेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, इसके अलावा हेल्थ के प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि गरीब कंट्रीज़ में इन चीज़ों को गैर ज़रूरी समझा जाता है कि एजुकेशन पर खर्च करके क्या करना है, हेल्थ पर क्या करना है, क्योंकि ये चीज़ें फौरी तौर पर आउटकम नहीं देती, जबकि बाकी चीज़ों पर आप खर्च करेंगे वो फौरी तौर पर आपको फीडबैक देंगी। लिहाजा जो गरीब कंट्रीज़ होते हैं वो तालीम पर, हेल्थ पर बहुत कम खर्च करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने रिज़ल्ट देना होता है 10 साल बाद, 20 साल बाद। आप एक बंदे पे, एक तालिब इल्म पर खर्च करते हैं तो वो तकरीबन 10-20 साल बाद रिज़ल्ट आपको देता है जब वो पढ़ लिख जाता है। लिहाजा गरीब कंट्रीज़ ऐसे कामों में पैसा ज़ाया नहीं करते, ठीक है, तो लिहाजा उनको पे बैक भी करना होता है। लिहाजा ये 2 बुनियादी टारगेट होते हैं, इस चीज़ पर वो कम खर्च करते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसी कंट्री को नुकसान होता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जिस कंट्री में भी पैसा इन्वेस्ट करता है या जिस कंट्री में भी वो काम करता है उसके लिए वो सोवरन इम्यूनिटी ये रिक्वायर करता है उस कंट्री से। अब इसका क्या मतलब है कि जिस तरह डिप्लोमेट्स होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, मसलन अमेरिका का डिप्लोमेट अगर पाकिस्तान में है तो उसे एक सोवरन इम्यूनिटी होती है कि वो उसे ना टैक्स देना होता है, वो कोई काम भी करे पाकिस्तान में उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। इसी तरह वर्ल्ड बैंक भी सोवरन इम्यूनिटी चाहता है कि वो जो कुछ भी करेगा, फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान में वो कोई प्रोजेक्ट कर रहा है तो पाकिस्तान के अंदर वो कोई भी काम कर ले, पाकिस्तान उसको अकाउंटेबल नहीं कर सकती अगर वो उसने उसे सोवरन इम्यूनिटी दी हुई है। तो इसी तरह इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी, कि चूँकि कोई भी काम वर्ल्ड बैंक करे, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, उसका उसने कोई जवाब नहीं देना और कोई भी कंट्री उसको पूछ नहीं सकता कि आपने ये काम क्यों किया या क्यों नहीं किया, क्योंकि उससे सोवरन इम्यूनिटी दी हुई है। लिहाजा इसी वजह से भी इसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इसके अलावा P5 परमानेंट 5 जो हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, उनके पास वीटो पावर होती है, जबकि बाकी दुनिया के पास वीटो पावर नहीं हो सकती। तो ये नाम से ही ज़ाहिर हो जाता है कि आपके पास वीटो पावर है। अगर वर्ल्ड बैंक कोई काम करता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, आपने उसका पैसा वापस करना है, किसी तरीके से भी कोई भी काम है जो आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो आप सिंपली अपनी वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं, चूँकि वर्ल्ड बैंक या IMF अल्टीमेटली यूएनओ का ही पार्ट बनते हैं। इसके अलावा बाकी दुनिया के पास नहीं है, लिहाजा उनको बातें मानना पड़ती हैं जो उनको कहा जाता है। तो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म थे। तो ये था एक ओवरऑल वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है, इसके बुनियादी मकसद क्या होते हैं, इस पर क्रिटिसिज्म क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में किसी हद तक पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।